Hello students, welcome again in social science class. Let's start the next topic, that is limits of civil disobedience. Before this, we have discussed the circumstances of civil disobedience, how it was spread in the different parts of the country, and who were the participants. But now the topic is limits of civil disobedience movement. Not all the social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. सभी लोग स्वराज के आइडिया से अभी तक तैयार नहीं थे. सभी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे. उन्हीं में से एक ग्रुप था नेशंस अनटचेबल, who formed around the 1930 had begun to call themselves दलित और oppressed. सोसाइटी के एक ऐसा ग्रुप था जो जिन्हें अनटचेबल कहकर सोसाइटी के अंदर जिन्हें कास्ट बेसिस पर सबसे लो कहकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उन्हें आइसोलेट किया जाता था. और उस पर क्वेश्चन भी आता है, वाई फॉर द लॉन्ग टाइम कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित. काफ़ी टाइम तक कांग्रेस ने दलित को क्यों इग्नोर किया था? आंसर इज फॉर फियर ऑफ अफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू. सनातनीज कौन? जो हिंदू कास्ट के अंदर जिन्हें हाई कास्ट माना जाते हैं, उनके अंदर जो कंजर्वेटिव जिन्हें लगता था कि वो सुपीरियर कास्ट के हैं और दलित को वो बहुत नीचे मानते थे. लेकिन गांधी जी ने ये एक बात डिक्लेयर की थी कि स्वराज की लड़ाई के लिए हम चाहे और 100 साल लगा दें, तब तक हम स्वराज नहीं पा सकेंगे जब तक हम अपने मन से जो अनटचेबल पीपल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म नहीं करेंगे. ही कॉल द अनटचेबल हरिजन. हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दम एंट्री इनटू द टेम्पल्स, क्योंकि उनके साथ जो लो कास्ट पीपल थे उनके साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई थी. ना वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते थे, ना ही वो मंदिर में एंटर कर सकते थे. वेल्स या टैंक से पानी नहीं ले सकते थे. रोड्स और स्कूल्स के अंदर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. और गांधी जी कहते थे कि सभी पीपल जो हैं वो एक समान हैं. वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड ही गेव द न्यू नेम टू द दलित पीपल, दैट इज हरिजन. And he himself cleaned the toilets to dignify the work of Bhangi and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने खुद एक दिन उनका काम करके, स्वीपर करके, क्लीनिंग करके टॉयलेट्स को, उनके काम को डिग्निफाई किया कि हर एक इंसान का अपना एक कर्म होता है और अगर वो ऐसा काम ना करें तो हमारे लिए भी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. और उन्होंने हाई कास्ट लोगों से, सभी से ये रिक्वेस्ट की कि हमें अपने मन से जो अनटचेबिलिटी का जो हम ये बैड फीलिंग अपने अंदर रखते हैं उसे रिमूव करने चाहिए. बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन. लेकिन जो दलित लीडर्स हैं उन्हें लगता था कि गांधी जी सिर्फ आपके कहने से सभी लोग नहीं मानेंगे, हमें इक्वल राइट्स नहीं देंगे. वो चाहते थे कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट दिलाने के लिए हमारे लिए सीट्स रिजर्व की जाएं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेपरेट इलेक्टोरेट दैट कुड चूज द दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व. कहते जब तक हमें राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, आप हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट के रिजर्वेशन करें तभी हमें इक्वल राइट्स मिल सकते हैं. इसीलिए दलित पीपल ने सिविल डिसऑबिडेंस के अंदर उनके जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा नहीं था, बढ़ चढ़कर नहीं था. सिर्फ कहाँ पर था? पर्टिकुलर इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. और उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि खुद डिप्रेस्ड क्लास के थे, जिनके साथ बचपन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जब वो स्कूल पढ़ते थे. उन्हें खुद वहाँ पर बाकी बच्चों के साथ बराबर बैठने नहीं दिया जाता था और उनको मैट पे बैठने के लिए कहा जाता था. लेकिन उन्होंने चलकर आगे दलित पीपल्स को ऑर्गेनाइज किया और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. कौन सी? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन. Who formed Depressed Classes Association and when? Dr. B.R. Ambedkar in 1930. But he had clashed in the views with the Gandhi ji at second round table conference.
You all remember, after the Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji decided to participate in the second round table conference. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो वेंट देयर, वो भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपनी डिमांड क्या रखी, दैट दे वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा जो चुनाव क्षेत्र है, इलेक्टोरेट है, एरिया है, जहाँ पर सिर्फ दलित पीपल ही होंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, एंड द वोटर्स विल ऑल्सो भी दलित, कि पूरा एरिया जो है, जो जहाँ पर दलित लोग रूल करेंगे, उन्हीं की गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी। और आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स हमेशा कौन सी पॉलिसी में बिलीव करते थे, डिवाइड एंड रूल, एंड दे इमीडिएट एग्री गिव एक्सेप्टेंस टू द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बट आफ्टर हियरिंग दिस, गांधी जी shocked and he went fast unto death, और उन्होंने अनशन अमर व्रत रख लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था, ही वॉज ट्राइंग टू यूनाइट द नेशन। उनकी हर कोशिश क्या चल रही थी कि पूरे देश को एक किया जाए, तभी हम अपनी ये लड़ाई जीत सकते हैं। और लेकिन अंबेडकर जी का ये एक्शन उनके देश की जो यूनिटी है उसे फिर से तोड़ सकता है। ही बिलीव दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। So Ambedkar ultimately accepted Gandhiji positions, and the result was the Pune Pact of September 1932। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो कोई गांधी जी के अगेंस्ट नहीं थे, ना ही उनके आइडिया और उनके एक्शन के। उन्हें पता था कि इस टाइम गांधी जी की पोजीशन बहुत हाई है, लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें नेशन फादर ऑफ नेशन मानते हैं, और इस टाइम उनके बात रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने गांधी जी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो कि पूना पैक्ट के नाम से पॉपुलर है। व्हाट वाज पूना पैक्ट एंड व्हेन वाज इट साइन एंड व्हाट वाज द फीचर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। पहले ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, क्या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस क्या थे, वो किस लिए थे क्लैशेस, फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ फॉर दलित पीपल। और क्यों थे क्लैशेस, बिकॉज अंबेडकर वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, बट गांधी जी सेड दिस एक्शन कैन लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, because he was trying to unite the nation. So both agree on some points. Gandhi ji also wanted to uplift the weaker section, and he agree that there must be a reservation for the Dalit people, but electorate means voters should be the common. Should be from all the section of the society. So they were to be voted in by the general electorate. The Dalit movement, however, continued to the offensive of the Congress-led national movement. Again, Muslims were also not fully participated in the civil disobedience movement. आपको याद होगा, नॉन कॉपरेशन के अंदर मुस्लिम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। बिगनिंग ही उनसे हुई थी, खिलाफत इशू से। गांधी जी ने उन्हीं को सपोर्ट करते हुए आगे आंदोलन चलाया था। लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ किया, तब उन्होंने बिना कोई उन्हें लगा, उसके बाद मुस्लिम्स को लगने लगा कि वो उनके कांग्रेस जो है वो ज़्यादातर हिंदुओं की सभा है। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत movement, a large section of Muslim felt alienated from Congress. From the mid-1920, Congress came to be more visible associated with the openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. उन्हें ये लगने लगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की है, और जिसके अंदर हाई कास्ट हिंदू लोग हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। सो हिंदू मुस्लिम वर्सन, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद द मिलिटेंट पावर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस। तो ब्रिटिशर्स की भी ये एफर्ट्स रह रही थी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे। तो जगह जगह पर वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर रॉयट्स करवाते थे, और हिंदुओं को लगता था कि मुसलमान करवा रहे हैं, और मुसलमानों को लगता था शायद हिंदू करवा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो इनके बीच में जो थे वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे। सो that's why Muslim did not fully participate in the
civil disobedience movement, the Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be formed. Important difference was over the question of representation in the future assembly that were to be elected. Muhammad Ali Jinnah, you can see here in this picture, Gandhi ji, Jawaharlal Nehru and Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah, who was the popular leader of the Muslim League, and he was willing to give up the demand for separate electorate. वो भी कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के आइडिया से एग्री थे, क्योंकि वो भी मुस्लिम जो थे हमारी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, जिनका नंबर बहुत कम है, 50% से भी कम नंबर। तो उनका कहना ये था कि उन्हें जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, इफ़ द मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन proportion to population in the Muslim dominated provinces, then negotiation over the question of representation continue, but all hope of resolving the issue. अब उन्होंने भी ये शुरू कर दिया कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन करें। तो गांधी जी और बहुत सारे कांग्रेस के लीडर कहते अगर सभी लोग अलग अलग रिजर्वेशन मांगना शुरू करेंगे तो इससे तो फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे। फिर कहाँ एक देश, पहले राजाओं के बीच में था भारत बटा हुआ, कहीं राजपूत तो कहीं चौहान कहीं मुगल। तो अब इस तरह से अगर हम धर्म के नाम पर ऐसे बांटेंगे तो फिर वो देश हमारा एक नहीं हो पाएगा। But all hope of resolving the issue at the all-party conference in 1928 disappeared when Amar Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at the compromise. हिंदुओं के अंदर भी जो अमर जयकर थे, उन्होंने भी, जो हिंदू महासभा के अंदर थे, उन्होंने भी कहा कि हम इस बात के लिए एग्री नहीं हैं। And when civil disobedience started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between the communities. Means हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशन, जो यूनिटी नॉन कॉपरेशन के टाइम में मजबूत हुई थी, अब वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई फिर से। Large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within the India. So they feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगता था कि शायद हम जो है माइनॉरिटी है और हिंदुओं की मेजॉरिटी है वो हमें कहीं डोमिनेट ना हमारे ऊपर करे और हम पिछड़ ना जाएं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। So these were the factors, or we can say reasons, what were the limits of the civil disobedience movement. Now our last important topic is the sense of collective belonging. This question is most important. It is asked for the 5 marks. What factors that led to the nationalism among the Indian, or we can say how the sense of collective belonging emerged among the Indians. Nationalism. In the beginning of the chapter, I have already cleared you very well. What is nationalism? A spirit, a feeling when people begin to believe that they belong to one nation. जब लोग ये महसूस करना शुरू कर देते, ये कहना कि हम एक ही देश के वासी हैं, ये देश हमारा है, रादर देन कि वो अपनी पहचान इंडिविजुअली बताएं कि हम पंजाबी, गुजराती या हरियाणवी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर इंडियंस. So how this feeling come among the Indians? How did people belonging to different community, region or language develop a sense of collective belongings? First point is united struggle. हमने पूरी आज़ादी की लड़ाई आपने 8th में भी पढ़ी है, 1857 से लेकर लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट तक जो हमारे इंडियंस ने मिलकर, चाहे बिगनिंग में उनका स्ट्रगल का रीज़न कोई भी रहा, लेकिन सभी किसके अगेंस्ट थे? कॉलोनिज़म के अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो जो उन्होंने मिलकर यूनाइट होकर स्ट्रगल जो लड़ा था, यही भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा जो उनको आपस में बॉन्ड कर रहा था, कोलेक्टिव बिलोंगिंग लेकर आ रहा था। बट देयर वाज आल्सो वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू द नेशनलिज्म कैप्चर्ड.
नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज ऑफ भारत माता। आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, तो उसके वो पिक्चर उसे हम फील भी कर सकते हैं और अच्छे से। अब कहीं पर भी, चाहे आप सिनेमा घर में जाते हैं या टीवी देख रहे हैं, आप जब अपने देश का तिरंगा देखते हो, फ्लैग देखते हो, तो एक मन में हमारे एक देश के प्रति फीलिंग, इंडिया पाकिस्तान का मैच चला तो हमारे मन में वहाँ पर भी अपने देश का फ्लैग जब बढ़ता आगे तो बड़ी खुशी मिलती है। तो उस टाइम भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, पूरे इंडियंस को एक करने के लिए, उनके मन में देश के प्रति लड़ने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए, उन्हें एक भारत की एक पिक्चर, उन्होंने जो है इमेज जो है विजुलाइज की। और वो कौन सी इमेज थी? भारत माता, जो आज हम जगह जगह बार बार हर मौके पर नारे लगाते हैं, भारत माता की जय है। दिस हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज with which people can identify the nation. It was in the 20th century with the growth of nationalism when the identity of India came to be visualized, associated with the image of Bharat Mata. तब उस टाइम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, BC चटर्जी, उन्होंने, जिन्होंने वंदे मातरम का भी हमें नारा दिया, स्लोगन दिया, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसे लिया था। 1870 के अंदर लिखा था वंदे मातरम। और अपनी एक बुक, नॉवल उन्होंने लिखा था आनंद मठ। उसके अंदर उन्होंने भारत को एक माँ का दर्जा दिया, भारत भूमि को भारत माता का, जिसके अंदर वो एक डिवाइन, काम, शांत दिखाए गए हैं, जो हमारे काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। आपको 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। हु क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की इमेज किसने क्रिएट की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। In the 1870 he wrote वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। जो अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने लिखा था वंदे मातरम, अपनी माता के वो वंदना कर रहे हैं जहाँ पर। और उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी इसे इंक्लूड किया। और सब ये कब यूज़ किया था? ड्यूरिंग द स्वदेशी मोमेंट इन बंगाल। एंड मूव बाय द स्वदेशी मोमेंट अवनिंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कि हमारा आगे चल के इसी इमेज को पेंट किया। यहाँ पर देखो, डोंट बी गेट कंफ्यूज। इफ़ यू आस्क हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, देन आंसर विल बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बट इफ़ यू आस्क हु फर्स्ट पेंटेड द image of Bharat Mata, then answer is Abhinandan Tagore. And in their painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic figure, calm, composed, divine and spiritual. In the subsequent year, the image of Bharat Mata acquired many different forms. It circulated in the popular print and painted by the different artists. Devotion to this mother figure came। देखो, हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? अपनी माँ से, माता से, मदर से करते हैं। तो लोगों के अंदर भी जब उन्होंने ये कहा, पहले तो डिवाइन दिखाया, फिर लोगों को कई जगह पर कि भारत माता जंजीरों में जकड़ी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो लोगों के अंदर वो फीलिंग, वो जोश पैदा करने के लिए कि हमने अपनी माँ को आज़ाद करवाना है, इन विदेशियों से, इन दुश्मनों से अपने आप को आज़ाद करवाना है। तो वो फीलिंग उनके मन में लाने में इस इमेज ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म also developed through a movement to revive the Indian folklore. Next is how the revival of Indian folklore emerged the feeling of nationalism. In the late 19th century, nationalists began recording the folk tales. जो हमारे नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भरने के लिए उन्होंने क्या किया? डिफरेंट एरिया में जाकर वहाँ से फोकलोर जो थे, गीत थे, जो पोइम्स थी, उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया। और लोगों को जो हमारे लेजेंड्स थे, उनके फोक सॉन्ग, जो लोक गाथाएँ थे, उनकी ट्रू पिक्चर जो थी, हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर जो कहीं ना कहीं मतलब करप्ट हो रहा था या लोगों को उसके बारे में रियल पता नहीं था, तो उन्होंने उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया। और लोग जहाँ इकट्ठे होते थे गैदर, वहाँ पर उन्हें पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया। एंड
इट्स एंड सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, तो ताकि वो उनको सुनकर उन्होंने हमारे देश के जो वीरों की गाथाएं थी वो वीर गाथाएं लोगों को सुनानी शुरू करी, ताकि इंडियंस को प्राउड हो दैट वी आर इंडियंस, कि हमारे देश का इतिहास इतना गौरव वाला है, हमारे धरती पर इतने जो है वीर पुरुष और वीर लोग पैदा हुए जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया. So in Bengal, Rabindranath Tagore himself began the collecting ballads, nursery rhymes and mites and led the movement for the folklore revivals. रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, उन्होंने भी कहा कि मैं वो सभी वो नर्सरी राइम्स हैं, वो सब बैलेट्स उन्होंने कलेक्ट किए और जन जन तक वो देश की आज़ादी की लड़ाई के प्रति देशभक्ति की भावना लोगों में जगाने के लिए उन्होंने एफर्ट्स लगाई. इसी तरह मद्रास के अंदर नेत्स्य शास्त्री पब्लिश्ड अ मासिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. जो तमिल की फोक टेल्स थी उनको 4 वॉल्यूम्स के अंदर उन्होंने पब्लिश किया और उसका क्या नेम था, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया. ही बिलीव द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर. फोकलोर क्या होता है, जो हमारे देश का लिटरेचर, नेशनल लिटरेचर, एंड इट वॉज मोस्ट ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड करेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट है सिम्बल्स एंड आइकन्स. Leaders become more and more aware of such symbols and icons, unifying the people and inspiring them in the feeling of nationalism. During the Savdeshi movement in Bengal, a tricolor flag. अब यहाँ पर हमारा कौन सा आ रहा नेक्स्ट, सिम्बल्स और आइकन्स के अंदर फ्लैग था, जिसे हम देखकर हमें अपने देश की पहचान दूर से हो जाती है और हम उसके प्रति प्राउड भी फील करते हैं. ड्यूरिंग द स्वदेशी, पहली बार जो हमारा फ्लैग था कब डिज़ाइन किया गया था, जब स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी और बाइकआउट किया था फॉरेन गुड्स का. ट्राई कलर, उस टाइम भी तिरंगा ही था लेकिन कलर क्या थे, रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिज़ाइन. इट हैड 8 लोटस representing 8 provinces of British India and crescent moon that represent Hindu and Muslim. 8 लोटस किस चीज़ को शो कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम प्रोविंसेस, जिसे आज हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, उस टाइम प्रांत प्रोविंसेस बोलते थे, तो वो 8 लोटस तो ब्रिटिश प्रोविंसेस को इंडिकेट कर रहे थे और साथ साथ वहाँ पर क्रिसेंट मून जो कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को भी शो कर रहा था. By the 1921, Gandhiji had designed the Swaraj flag. Who designed Swaraj flag? गांधी जी. एंड इट वॉज बिगेन अ ट्राई कलर, ये फिर से ट्राई कलर का ही था जिसके अंदर कलर, लेकिन अब येलो की जगह कौन सा था, वाइट था, रेड, ग्रीन एंड वाइट. एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर. सेंटर में उसके अंदर क्या किया गया, स्पिनिंग व्हील, जो कि खादी, गांधी जी खुद खादी बुनते थे और उसी का बना कपड़ा पहनते थे. एंड रिप्रेजेंट गांधीज आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प. इसका मतलब क्या था, गांधी जी ने हमेशा ही इस बात को प्रमोट किया कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए. देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी वो बात कर रहे थे. व्हील जो है, स्पिनिंग व्हील, इम्प्रूवमेंट का भी था, प्रोग्रेस का भी सिंबल था. कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस. और गांधी जी ने एक अपना ये सिंबल बना लिया, जब भी वो मार्च करते थे, पैदल यात्रा या किसी भी अपने आंदोलन के लिए वो बढ़ते थे, चाहे वो सत्याग्रह था, तो वो पहले अपने हाथ में उस जो है फ्लैग को लेकर आगे बढ़ते थे. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग. लास्ट पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. आप सभी को पता होगा कि ब्रिटिशर्स के अंदर एक फीलिंग थी दैट वी आर द सिविलाइज्ड, मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम जेंटलमैन हैं और हमारे जो लोगों में एटिकेट्स है या सिविलाइजेशन है वो सबसे बेस्ट है, और इंडियन जो है वो कॉपीस्ट है या उनका जो कुछ इतिहास कुछ भी नहीं है. तो लोगों के अंदर वो फीलिंग उन्होंने डाल दी थी दैट यू आर द इन्फीरियर एंड वी आर द सुपीरियर, क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोग अपने देश का इतिहास नहीं जानते थे और वो कहीं ना कहीं इस बात को मान भी रहे थे कि शायद ब्रिटिशर्स हमारे से बेस्ट हैं, इसीलिए ये हम पे रूल कर रहे हैं और हमारे अंदर वो उतनी जो है
नहीं है क्वालिटी, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर नेशनलिस्ट थे उन्होंने हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, उसे रीड किया और लोगों के सामने उसकी रियल पिक्चर बताई कि हमारा जो इतिहास है उस वो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि हमें प्राउड फील करना चाहिए। द ब्रिटिश सॉ इंडियन एज अ बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ब्रिटिश ने क्या दिखाया था कि इंडियन पीपल बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है और वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। बट इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन लुकिंग इन टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। जो हमारे इतिहासकार थे या नेशनल से, उन्होंने हमारे इतिहास के अंदर जो हमारे इतने पॉपुलर लीडर जो रूलर्स हुए उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंशियंट टाइम्स। वेदास कहाँ लिखे गए थे? इंडिया के अंदर। आर्यभट्टई, पंचतंत्र, जो कि बाकी कंट्री के लोग हमारी कंट्री से लेकर जा रहे थे, उन्हें कोई ट्रांसलेट कर रहा है, तो उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को वो उन अचीवमेंट्स के बारे में बताया। द ट्रेड फ्लोरिश दिस ग्लोरियस टाइम in their view was followed by a history of decline when the India was colonized। मतलब कि जब इंडिया ने हमें कॉलोनाइज किया तब हमारा डिक्लाइन हुआ, अदरवाइज तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया, और हमारे देश का इतिहास बहुत ही प्राउडफुल है। सो these nationalist histories argue the readers to take pride in the India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. So these efforts were to unify people, were not without any problem. So these factors that led to the nationalism among the Indians and create the sense of collective belongingness. So this is all about this chapter. Read it carefully, watch the video throughout and try to understand. Till then, bye.